अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। वो रिकॉर्ड है 24 घंटे लगातार सदन चलाने का। हालांकि इसके पहले महात्मा गांधी की जयंती पर भी इस तरह का लगातार सदन चलाने की परंपरा उत्तर प्रदेश की असेंबली में पड़ी है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत 2047 के विजन पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष चर्चा कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि विकास पर बात हो रही है, वरना अन्य मुद्दों पर लगातार इस सदन में क्या कुछ नहीं होता। लेकिन उसके विपरीत आज दोनों तरफ की लोग, सत्ता पक्ष भी और प्रतिपक्ष भी, उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित कैसे बनाया जाए इसके बारे में रोड मैप प्रस्तुत किया जा रहा है, विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी मिनिस्टर्स अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और इसका संपूर्णता से अध्ययन होना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोगों के लिए बेहद आवश्यक परिचर्चा है। आप लोग टेलीविजन चैनल्स पर, यूट्यूब पर लगातार लाइव उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके चुने हुए जनप्रतिनिधिगण क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उनको सुनना चाहिए। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि विकास पर बात नहीं होती, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि 24 घंटे चल रही उत्तर प्रदेश की विधानसभा को वो जरूर देखें। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक स्वागत योग्य पहल हुई है और ऐसी पहल का अभिनंदन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि वो 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के संकल्प पत्र पर 24 घंटे अनइंटरप्टेड, बिना रुके, रात भर जागकर चर्चा करना चाहती है। अच्छी बात है। विकास के लिए सिर्फ एक या दो रातें नहीं, बल्कि मैं तो मानता हूं कि सतत प्रक्रिया है और ऐसी पहल हर सत्र में होनी चाहिए। सिर्फ मानसून सत्र ही नहीं, ग्रीष्मकालीन और शीत सत्र में भी ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। एक दिन सदन 24 घंटे चलना चाहिए। और इस बात की तारीफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा की भी करनी पड़ेगी और यहाँ के माननीय सदस्यों की भी, कि ये झगड़ते तो हैं, शोर शराबा तो करते हैं, पर अपना सदन चलने देते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा पिछले 8 सालों से बहुत इस मामले में उसने क्रांति की है। यहाँ डिबेट्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, भाषण होते हैं, नेता अपने अपने इलाके की, विभाग की, सरकार की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सरकार की तरफ से नीतियां भी प्रस्तुत की जाती हैं। बहनों भाइयों, एक वर्सटाइल डेमोक्रेसी में इस तरह की विधानसभा बेहद आवश्यक है। नोकझोंक तो चलते रहते हैं, वाद विवाद भी होते रहते हैं, हंगामे भी होते रहते हैं, होना भी चाहिए। इससे लगता है कि लोकतंत्र में अपोजिशन भी जिंदा है और अपनी बात सत्ता पक्ष को मनवाने के लिए मजबूर भी कर सकता है। हमें ऐसे डेमोक्रेसी की सराहना करनी चाहिए। तो क्या है यह विकसित भारत और कैसे 2047 तक, अब जब 2025 में है, 22 साल के बाद क्या उत्तर प्रदेश और यह देश विकसित हो पाएगा? बहनों भाइयों, इसके लिए 3 विजन प्रस्तुत किए गए हैं। जो सरकार का पक्ष है वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि 2027 तक हमें क्या गोल अचीव करने हैं, 2030 तक यानी 2030 तक क्या गोल अचीव करने हैं और 2047 तक क्या करने। बहन भाइयों, इनमें से बहुत से ऐसे नेता हैं जो 2047 तक शायद ना भी रहें, इस दुनिया में हो सकता है ना रहें, पर अच्छी बात यह है कि ये हमारे भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, हमारी आपकी चिंता कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं। इसमें राजनीति भी हो सकती है, इसमें वोट बैंक साधना भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मूल विषय यह है कि ये भारत के विकास की, उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की हो रही है, मंदिर मस्जिद की हो रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यूपी की विधानसभा के इस सत्र को जरूर देखें, प्रत्येक विधायक को सुने। मैं अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद लगातार सबको सुनने की कोशिश करता हूं, जिसका छूट जाता है उसका लगा के सुनता रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारे विकास का एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये पता चलता है कि हमारी सरकारें कैसा हिंदुस्तान चाहती, कैसा उत्तर प्रदेश चाहती। विपक्ष का भी अपना एक बड़ा रोल है। विपक्ष ने सरकार की 47 नाकामियां गिनाई
उन्होंने 2047 का विजन दिया तो इन्होंने रीजन 2047 तक रीजन 47 दिया और बताया कि 47 किन मामलों में उत्तर प्रदेश बदहाल पड़ा हुआ है। सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोजगार, महंगाई, ऑलमोस्ट सभी फ्रंट पर सरकार को घेरने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं की। और यही हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लगातार चर्चाएं जारी हैं और आज इस चर्चा से निकला क्या, बहनों भाइयों, कुछ 3-4 खास स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं ताकि यह परिचर्चा की शुरुआत ठीक तरीके से हो और आप ये जान सकें कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए यानी आपके बच्चों के लिए क्या योजनाएं तैयार कर रहे हैं। सुनिए। देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारंभ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दी। अध्यक्ष महोदय, यह 2047 विजन असल में 2025 की नाकामी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब भविष्य का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन जनता अब समझ चुकी है। जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती उन्हें कल का सपना मत खरीद। जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था, जानवर बांधे जाते थे इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। हमें चर्चा इस पर करनी चाहिए कि आज प्रदेश हमारा कितना कर्ज में डूबा है, लाइन ऑर्डर पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सड़क पर, विद्युत पर और सिंचाई पर यानी कि जल शक्ति पर। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, मनोज काका, समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी से, अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, पीयूष मिश्रा SBSP से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। विपक्ष नाकामियों के 47 कारण लेकर आया है, आपने जवाब दिया उनका? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। मैं इस नाते कह रहा हूँ गौरवशाली दिन है कि यही उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जो चलती नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे कंटिन्यू उत्तर प्रदेश के विकास के विजन पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा बहस कर रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर है और मुझे लगता है कि देश की सभी विधानसभाओं के लिए ये एक अनुकरणीय कार्य होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के विधायक इस चर्चा में भाग लेके इसको बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए हमको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनका अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप देखेंगे 2017 के पहले और 2017 के बाद, और जब हम 2047 की बात कर रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। बीच में थोड़े व्यवधान आते हैं लेकिन फिर भी विधानसभा अच्छी चर्चा कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जब 2017 में विधानसभा के अंदर शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर 0 टॉलरेंस करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, शिक्षा को व्यवस्थित करेंगे, उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, किसानों की बदहाली को दूर करेंगे, उत्तर प्रदेश को बिजली मिलेगी। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश को आज बिजली मिल रही है।
किसानों को खेत को पानी मिल रहा है, गन्ना का भुगतान हुआ, हम किसान विज्ञान केंद्र खोल रहे हैं किसानों के उन्नति के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का प्रदेश अध्यक्ष है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सुगम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप चुने गए हैं 5 साल के लिए, आप स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए उत्तर प्रदेश और आप बात कर रहे हैं 2047 की। की। आप चुने गए हैं 5 साल के लिए, टर्म है 27 तक, बात 47 की कैसे? देखिए ब्रजेश जी, विकास सतत प्रक्रिया है। सरकार में हम रहें कोई और आए, अगर उसका उद्देश्य विकास है तो निश्चित रूप से वो उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर उद्देश्य उसका अपना विकास है तो वो उत्तर प्रदेश के विकास को रोकेगा। हम जो गाइडलाइन बना रहे हैं, हम जो कल्पना कर रहे हैं, हम जो सपना देख रहे हैं, जो सपना माननीय मोदी जी ने 14 में देखा था, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम सरकार में हैं, हम सरकार में आगे रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अगर चाहेगी, भाई जनता चाहेगी तब रहोगे ना। चाहेगी लोकतंत्र में, जबरदस्ती कह रहे हो कि हम रहेंगे। अरे पीपल्स डेमोक्रेसी है, जनता चाहेगी तब रहोगे आप। नहीं, हम तो जनता की ही बात कर रहे हैं ना ब्रजेश जी। हम बिजली किसको दे रहे हैं? जनता को। उत्तर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज को हम 80 मेडिकल कॉलेज पर ले जा रहे हैं, किसके लिए? जनता के लिए। हम एम्स खोल रहे हैं, किसके लिए? जनता के लिए। हम प्रत्येक मंडलों में अटल विद्यालय खोल रहे हैं, वो जनता के लिए। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को मैं मंडलों में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, किसके लिए खोल रहे हैं? जनता के लिए जी। हम उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार दे रहे हैं। 1,50,000 पुलिस की भर्ती हुई, उससे लाभान्वित कौन हुआ? सर सेकंड राउंड में बाकी जो मुद्दे आप रख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये सारे काम तो जनता के लिए हो रहे हैं ब्रजेश जी। थैंक यू। और जनता इसको स्वीकार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को इनवाइट करता हूं, लार्जेस्ट अपोजिशन है जो उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता है। मनोज जी, आपका स्वागत। जब सरकार 22 साल आगे का उत्तर प्रदेश कैसा होगा, देश कैसा होगा, यूपी को विकसित कराना चाहते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? समस्या हमें नहीं है, समस्या उत्तर प्रदेश के जनमानस को है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई समाज या कोई संस्था जब अपना वर्तमान नहीं ठीक कर पाता है, जो लोग निहायत झूठे और मक्कार लोग होते हैं, तो वो भविष्य को आपको सुनहरा सपना दिखाते हैं। इस सरकार से आज पूछिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज 9 साल की सरकार है। अगर संसदीय शब्दों का चयन करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। संसदीय भाषा बोले, मुझे भी ऐसे शब्द पे आपत्ति है। आप कड़ी से कड़ी बात भी कह सकते हैं, पर असंसदीय बात ना करें। बोले आप। मैं समझता हूं कि भाषा का ज्ञान उन दरबारियों को हमें नहीं देना चाहिए जिसका सर्वश्रेष्ठ नेता मुजरा और मटन तक की बात किया हो, वो देश के नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सब जानते हैं। आप अपनी बात रखें, आप डिलेल हो रहे हैं, अपने मुद्दे पे नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। मुद्दे पे आज का सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का युवा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछता है, योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप जब अपने गोरखपुर से लौट के आते हैं तब वहां हत्याएं क्यों हो जाती हैं, तब अपहरण क्या हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश का युवा पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से आकर के जब यहां पूछता है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि 22,000 दलितों पिछड़ों का आपने हक ले लिया, 8 साल की सरकार आज तक एक शिक्षक भर्ती नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ जी से यह सवाल है और बीजेपी से यह सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद कर दिए गए। अभी देश के शिक्षा मंत्री ने देश के सदन में कहा कि अगर किसी भी प्रांत में सबसे ज्यादा विगत 10 सालों में स्कूल प्राथमिक शिक्षक के बंद किए गए तो उत्तर प्रदेश में 25,000 विद्यालय बंद किए गए। उस पर हमारे पार्टी ने सवाल किया। योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश के युवा जानना चाह रहे हैं, गरीब किसान के लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसी समृद्धि आएगी। ऐसे आएगी जैसे 25,000 विद्यालय आप बंद करा दिए, जो बचे खुचे हैं 1,25,000 वो आप आने वाले 22 सालों में बंद कर देंगे, तो ऐसे ही समृद्धि लाएंगे। ये पूछना चाह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से, जो लगातार नफरती बयान देते हैं कि झांसी में उत्तर प्रदेश के घर से निकले हुए नौनिहालों के बच्चे जल के खाक हो गए, और उस पर इतनी उदासीनता, उस पर इतनी बेरहमी, उस पर इतनी बेहयाई कि वहां जाने पर वहां के डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय और अपने जिम्मेदारी लेने के बजाय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री,
वहां पर अपने लिए लाल और अभी तो आप कह रहे हैं बहुत बोलते हैं, नफरती बयान देते हैं, चुप कहां से हो गए वो? रेड कारपेट नहीं, कुछ लोग एक तरफा बयान देते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। अच्छा, सदन में जिस प्रकार चर्चा चल रही है जी, ठीक है, सहमति मनोज जी हो सकती है जी जी, पर अगर हम इस प्रदेश की जनता के विकास की एक रूपरेखा पर चर्चा करें, आपको भी अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आए तो 2047 तक हम कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने। हम लोग ये मानते हैं, जो असहमति का सवाल है, हम समाजवादियों का ये मानना है कि असहमतियों से ही हमेशा सरकार और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हम असहमति के सवाल पर पत्रकारों को जेल नहीं भेज देते हैं, लोगों का घर नहीं गिरवा देते हैं। जो घरों पे तिरंगे झंडे की बात कर रहे हैं, उनसे ये सवाल होगा कि देश भर के लोगों के घरों के जिनके बुलडोजर चलवा दिए, वो किस घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। सरकार से बात यह है, हम किसी भी तरह के संवाद से नहीं पीछे हट रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने स्वजाति संरक्षित अपराधियों का नाम लेने पे, चाहे वो फतेहपुर सीकरी के हो, चाहे बनारस के हो, चाहे चंदौली के हो, चाहे सहारनपुर के हो, उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। दूसरे जाति वर्ग के लोगों का नाम लेने में उनको, सर मैंने 2-3 बार मौका देके आपका विजन जानना चाहा, पर आज समाजवादी कोई विजन पे बात ही नहीं कर रहा। उसी पे समाजवादी पार्टी ने आपका आज दिए गए समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपने आज ट्विटर हैंडल पे अपना विजन बताया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आप नाकामी बताइए आपने, आपको अपना विजन प्रस्तुत करना। 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, हर ग्राम सभाओं में लाइब्रेरी बनेगी, जिमखाना बनेगा, पाठशाला बनेगा, तमाम हमारी योजनाएं। अब नेक्स्ट राउंड में आपको फिर समय दूंगा। 50 हमारे आज कार्यक्रम हैं, सर बहुत शुक्रिया, उसका समग्रता से अध्ययन किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी आपका स्वागत। 2047 में उत्तर प्रदेश को विकसित करना है, आप लोग भी कुछ करोगे और क्या इस बात की गारंटी लोगे कि तब तक रहोगे साथ में? अब ब्रजेश जी, अब आप तो ज्योतिषी वाली बात करने लगते हैं। बात 2047 के विजन की बात हो रही है, तो अब जब उसके लिए तो दूसरी चीजें बुलाना पड़ेगा। मतलब रहेंगे ना तब तक विजन की बात, तो तब वो जब रहे। सवाल ही कहाँ से उठ के आया? जो बात विजन की हो रही है, बात जो है उस पर विपक्ष की हो रही है। अगर एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में करी कि हम 2047 तक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो जाए, उत्तर प्रदेश में हर तरह से खुशहाली आ जाए, तो इस पर मैं नहीं समझता कि लोगों को आपत्ति किस बात की है। भाई आप नहीं चाहते हो कि उत्तर प्रदेश का 2047 तक बिल्कुल पूरी तरीके से हर व्यक्ति खुशहाल हो जाए? आपको क्या आपत्ति है? ये अलग बात है कि अगर सरकार कह रही कि 2047 तक हम उत्तर प्रदेश को आप कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हो? नहीं, जो हम तो सरकार में हम भी शामिल हैं, जो सरकार कर रही है हम तो वो सही कर रही है, उसको वही चीज तो हो रही। ये अलग बात है कि अब आप कह रहे हो 2025, क्या इसका बजट नहीं आ रहा है क्या? इसका भी बजट है, हर साल जो है हर सत्र में बजट पास होता है, सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल फूका हुआ ट्रांसफार्मर है, दगी हुई कारतूस है, आप जिसके साथ जाते हैं आप भस्मासुर हैं, वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये आप जहाँ जिस घर में बैठे हैं वहीं के एक सीनियर मोस्ट मेंबर की आवाज़ है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हो? देखिए, आप इसमें 2047 तक कहाँ देखते हो साथ? देखिए, लक्ष्मी नारायण चौधरी के बयान का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खंडन किया कि उनका निजी बयान है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे सांसदों ने, विधायकों ने मिलकर के आपत्ति दर्ज कराई। और लक्ष्मी से क्या मतलब भाई? लक्ष्मी नारायण भाई वो मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उनका निजी बयान है, उसके एक सीट नहीं देंगे मतलब में आपको? नहीं, वो क्या देंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एनडीए के मुखिया नहीं है। वो उनकी उम्र ज्यादा ढल गई है, वो उनको होश नहीं है वो क्या कह रहे हैं। उसी लोक दल से वो पले बढ़े, एक बेहोश व्यक्ति को मंत्री बना रखा है। ब्रजेश जी, वो उसी लोक दल से पले बढ़े हैं, उसी लोक दल से वो विधायक हुए थे, जिसके बारे में आज वो कह रहे हैं अपनी मातृ संस्था पर इस तरह की वो बात, जहां से उन्होंने सीखा, जिस पाठशाला से हुआ है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पाठशाला से निकल करके आए, वो आज लोकदल के बारे में बता रहे हैं। उनके सर्टिफिकेट के लोकदल
को जरूरत नहीं है, वो अपने भविष्य की चिंता करें, वो अपना संतुलन देखें कि उनका संतुलन कैसा है। इस विषय पर वो जो है वो जनता के बीच उनको जवाब मिल जाएगा। अरे तो क्या गलत कह दिया? नहीं, गलत कहा या नहीं कहा, गलत तो वो कह रहे हैं। उनकी पार्टी जब उसको नहीं स्वीकार कर रही तो इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? कौन सी बात ज्यादा बुरी लगी, फूका ट्रांसफार्मर या कुछ और? नहीं, बुरी बात ये लगी कि वो गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के क्या कर रहे हैं? इतना तो अच्छा आपको धकिया रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी धकियाने वाले कौन से होते हैं? वो खुद धकियाए हुए हैं। वो अपने भविष्य की चिंता करें, हमारी चिंता उनको करने की जरूरत है। उनकी सीट पर आरएलडी को टिकट, अरे उनको, वो अपने भविष्य की चिंता करें। हम लोग आपस में, हमारा गठबंधन अच्छा है, हम अपने गठबंधन को मजबूत करें। वो अपना कहीं कोई कुछ रास्ता कुछ और देख रहे होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये गठबंधन टूट जाए। ये है इनका 2047 का विजन दुबे जी का। नहीं, पता चल गया सबको। 2047 का विजन उनको, वो अपना निजी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका। 2047 तक आप कैसा उत्तर प्रदेश और देश चाहते हो? नहीं, हम तो जो चाहते हैं ब्रजेश जी, वो हमारे नेताओं ने उसकी आधारशिला सन 47 में ही रख दी थी। इसरो से लेके डीआरडीओ, बैंक, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के माध्यम से किसानों को उन्नत बनाना। मैं उत्तर प्रदेश पर ही स्पेसिफिक बात करता हूँ। मैं योगी नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो विकसित भारत की चर्चा करूं। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, हमने क्या किया और ये क्या नहीं कर पाए, मैं इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी ब्रजेश जी, तो नहरों के जाल बिछाए गए, सड़कों के जाल बिछाए गए। एयरपोर्ट की बड़ी बातें होती हैं। लखनऊ एयरपोर्ट, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, ये सारे एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाए। इनके कौन से एयरपोर्ट पे मोदी जी और योगी जी उतरते हैं वो हमको बता दें। स्वास्थ्य की बात कर लें, हमने पीजीआई लखनऊ, बीएचयू बनारस, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, हमने जीएसबीएम कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, ये सारे हमने मेडिकल एम्स रायबरेली बनाए। थर्मल पावर की बात कर लीजिए, एनटीपीसी हमने 3 बनाए, औरैया में, टांडा में और रायबरेली में चौथा एनटीपीसी, ये बता के जाएं। इसके अलावा हमने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से लेके गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 4 जोन में 4 बड़े विश्वविद्यालय बनाए, जहां से हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़कर आईएएस आईपीएस बन के सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। ये क्या कहे, हमने चीनी मिलें लगाई, हमने तमाम विद्यालय बनाए। जो ये 25-27 हजार विद्यालय बंद कर रहे हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। जो चीनी मिलें इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया, वो हमने बनाए थे। तमाम जो टेक्सटाइल मिले कानपुर से लेके अंबेडकर नगर तक हमने लगाए थे। जो कालीन उद्योग हमने बनाए थे, जो पीतल उद्योग को हमने बढ़ावा दिया मुरादाबाद में, फिरोजाबाद में हमने चूड़ी और ग्लास के उद्योग लगाए। मुजफ्फरनगर में हमने काश्तकारी और हस्तशिल्प और फर्नीचर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरठ में हमने जो है स्पोर्ट्स का हब बनाया। ये जो इन्होंने क्या किया, 1D OP कर दिया। ये सब विजन होता है। जो आज आराधना मिश्रा जी बात कर रही थी विधानसभा में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रखी हुई आधारशिला, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की रखी हुई ये आधारशिला आज भी गरीबी में है जी। आप इतने लंबे समय तक, 5 दशक तक आपकी पार्टी ने हुकूमत की इस देश में, उत्तर प्रदेश की बात में कर रहा हूं। नहीं, तो हमने ये सब किया ना। एम्स बता दीजिए, हमने बनाया। IIT, IIM, ये सब हमारा देन है। आज विश्व में अगर हमारे छात्र कम्पीट कर रहे हैं तो वो पंडित जवाहरलाल, चलो आपने किया और देश के लिए आगे बढ़ाया। अब ये 47 तक बीजेपी कह रही है कि वो देश को विकसित कर देगी। म्यूजियम में रहेंगे 47 में, ये म्यूजियम में रहेंगे, इतिहास के पन्नों में पढ़े जाएंगे। घमंड बोल रहा है आप। नहीं, मैं तथ्य से बात करता हूं। जनसंघ इन्हीं की पार्टी थी ना, आज कहां है? इतिहास के पन्नों पर है। ऐसे बीजेपी इतिहास के तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी बदल गई, इंदिरा गांधी बनी कांग्रेस, अब AICC नहीं, हमारा कांग्रेस था, कांग्रेस है, वही लोग हैं, एग्जिस्ट करता है। ये तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कर दिया। विचारधारा ही नहीं थी कोई, सिर्फ एक विचारधारा थी, नफरत की राजनीति से सत्ता की प्राप्ति। और 2022 में ब्रजेश जी देखिए, इनके विजन का भरोसा कौन करेगा? इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज पांडे जी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं और दिए गए समय का पांडे जी ने काफी सदुपयोग अपनी पार्टी के लिए किया।
ये बाकी प्रवक्ताओं के लिए और भी एक उदाहरण है। मैं पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। एसबीएसपी रूलिंग पार्टी के रूलिंग पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। बताइए आप कैसा उत्तर प्रदेश 2047 तक चाहते हैं, और आप क्या गारंटी लेंगे कि आप आने वाले समय में जो पार्टी ये 2047 का विजन रख रही है उसके साथ रहेंगे? देखिए ब्रजेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो सदन चल रहा है और आज यह नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है 24 घंटे के लिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। अच्छा, मुझे कोई धन्यवाद नहीं, इतनी अच्छी चर्चा कराई और इतना हाई बोला। नहीं आपको तो कोई धन्यवाद नहीं, इतनी अच्छी नहीं ब्रजेश भैया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इस मुद्दे को लाया, सबके समक्ष लाया। देखिए विपक्ष का काम, अभी जो कह रहे थे कांग्रेस ने इतना काम गिनाए और कहा, डॉक्टर उमाशंकर भैया ने इतना पूरी चर्चा की और आज के डेट में कहाँ पहुंच गए, इन्होंने इतना काम किया, आज ये कहाँ पर हैं, इनके विधायकों की गिनती आप विधानसभा में उठा के देख सकते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये कहाँ है। और दूसरी बात, जो हमारे सहयोगी दल के प्रवक्ता बड़े भाई समीर जी ने एकदम बात की, उनकी बातों को मैं अपनी बातों को उनकी बातों से संबद्ध करते हुए कि देखिए कांग्रेस ने तो इतने सारे काम किए, वो कहाँ पे हैं आज की डेट में, उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए हम जिसके हिस्सा हैं, और सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी जिसके साथ लगातार चल रही है कदम से कदम मिलाकर, उन सब बातों को, उन चीजों को संबद्ध करते हुए, समीर भैया की बातों को संबद्ध करते हुए, चाहे एम्स का बढ़ावा हो, चाहे एयरपोर्ट का बढ़ावा हो, चाहे अस्पताल का हो, शिक्षा की बात हो, बीजेपी से खुद को संबद्ध करते हैं, आपके पास कोई इंडिपेंडेंट प्लान नहीं है कोई विकास का? नहीं, हमारे पास इंडिपेंडेंट है, हम उनके सहयोगी हैं और हम अपना सहयोग उनको दे रहे हैं और हम अपनी राय उनको बता रहे हैं। उसी सहयोगों को लेकर सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के सहयोग को लेते हुए और आरएलडी को साथ धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। तिवारी जी स्वागत आपका, धन्यवाद। इस पहल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं सोशल मीडिया पे या मिलने पर भी बात करते हैं कि आजकल बड़ा सांप्रदायिक डिबेट्स होती हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात ही होती है, जात पात पे बात होती है, पर मैं तो ये देख रहा हूं विकास पर बात तो हो रही है। बिल्कुल सही ब्रजेश जी। वैसे इधर जो 18वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, आपने देखा होगा कामकाज के मामले में, माहौल के मामले में बड़े अभिनव प्रयोग हुए हैं और मैं तो कहूँगा कि एक नवोन्मेषी प्रयोगों की परंपरा शुरू की है इसके अध्यक्ष सतीश महाना ने। अच्छी चीज़ों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पूरा वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का वातावरण और जो एक नवोन्मेषण हुआ है पूरी विधानसभा का। और सबसे अच्छी बात कि इस तरह के विषयों पर चर्चा, देखिए मेरिट डिमेरिट्स हर जगह होती हैं, खराबी अच्छाई हर जगह होती है, लेकिन अगर आप भविष्य को देखते हुए खुली चर्चा इस तरीके से रखें जो प्रदेश की सबसे बड़ी निर्वाचित पंचायत है, तो इस तरह के फैसलों की, इस तरह के आयोजन की तारीफ़ करनी चाहिए। मैं करता हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ और आपकी भी तारीफ़ करता हूँ। कम से कम इस विषय को आपने जनता के सामने करोड़ों लोगों अरे बहुत लोग कह रहे थे फतेहपुर पे बात कर लो, फतेहपुर पे कर लो, तो मैंने कहा नहीं, हेमंत जी ने कहा है कि आज विकास की बात हो गई। नहीं, मैं बता दूं, ये संभल, फतेहपुर और फिरोजाबाद पर आज मेरे पास कई चैनल्स के संवाददाता है जिन्होंने हमसे पूछा, तो मैंने कहा ये भी देख लो कितना बढ़िया हो रहा है। हाँ। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वास्तव में आपसे कह रहा हूँ, ये अलग बात है कि उनके जवाब मैंने दिए, लेकिन इस तरह की बात कम से कम मीडिया भी इन बातों के प्रति अपनी, नहीं देखो आप तो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हो, मैं पॉलिटिकल लोगों से तो नहीं कह सकता, लेकिन आपसे तो कह सकता हूँ, ये मतलब ये एडिटोरियल बैंकरप्सी है कि विकास की बात हो रही है सदन में, तो आप मुल्ला मौलवी मौलाना किसने क्या खाया मकबरा ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे हैं। ये मीडिया की भी बैंकरप्सी है कि उनके पास विचार नहीं है, उनको चर्चा इस विषय पे करना चाहिए। और आप अध्यक्ष हैं संघ के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सहयोगियों को समझाएं कि विकास की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, जनरेशंस की बात हो रही है।
हमें उनकी बात करनी चाहिए सर। ब्रजेश जी क्षमा कीजिएगा, श्लाघा नहीं है, इसीलिए हर कोई ब्रजेश मिश्रा थोड़ी हो जाता है, इसलिए हर चैनल भारत समाचार थोड़ी हो जाता है। आप करोड़ों लोगों को संप्रेषित कर रहे हैं, लाइव चीज़ें दिखा रहे हैं, पॉजिटिव नेचर की चीज़ें दिखाई जाएं तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, मैं फिर पुनः कहूँगा कि विधानसभा की जो प्रक्रिया को पालन करने का सिस्टम है जी, विधानसभा का जो स्वरूप है, आप इस देश में किसी को बुला करके ब्रजेश जी दिखा सकते हैं कि देश में इससे खूबसूरत विधानसभा कोई नहीं है। यही 10-20 साल पहले, 25 साल, खास तौर पर मैं आपके साथ खुद को संबद्ध करता हूं और सतीश महाना की मुक्त कंठ से प्रशंसा कि वो इस प्रदेश की सदन को इतने व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। बहुत बढ़िया कि सत्ता पक्ष ही नहीं, प्रतिपक्ष भी उनका मुरीद है। जनता तक बात तो सर पहुंच रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष, सबकी बात तो जा रही है सर। जिसके लिए चुने गए वो काम तो कर रहे हैं सर। बिल्कुल बात जा रही है। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए सर डिबेट में। हेमंत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं वहां, वीरेंद्र जी भी आ गए। हेमंत जी से इसको पूरा अपनी बात पूरी कर दूं। आज वहां 5 घंटे था जी, 5 घंटे मैं वहां 5 घंटे था। मैंने पूरी सारी चर्चा पर चर्चा सुनी। 2 दिन और पहले था जब मैंने वहां पूरा हंगामा सुना। आप वो दृश्य देख नहीं सकते हैं, जनता को दिखा नहीं सकते हैं क्या दृश्य होता है। मैं किस अपोजिशन की शिकायत नहीं कर रहा, अपोजिशन का तो काम है सरकार की खामियों को उजागर करना, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से आज उन्होंने उजागर किया, आज अपनी बात रखी, विजन 2047 के मुकाबले 47 खामियां आपकी जो है, आपने जो गिनाई है आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन तरीका यही होना चाहिए जो आज हमने देखा। वही अपोजिशन था, वही विधायक थे, वही नेता प्रतिपक्ष थे, वही सदन था, लेकिन बात तरीके से कही गई, सबने अपनी अरे सर, यहाँ 8 लोग की डिबेट मैनेज करना मुश्किल होता है, वहां तो 400 बैठे हुए हैं। मैं तो मतलब स्पीकर साहब को सैल्यूट करता हूं भाई, उन्होंने कितना शानदार और व्यवस्थित तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं, इसके लिए सतीश महाना जी को साधुवाद। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज विकास की बात हो रही है, तो आप बताइए कि किस तरह का विजन सरकार प्रस्तुत कर रही है और अपोजिशन किस तरह का रोड मैप डेवलपमेंट के लिए चाहता है। देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि संसद में, विधानसभा में हंगामा हो रहा है, तो खबर ये ज़्यादा बनती है कि संसद में हर घंटा इतना रुपया जनता का बर्बाद हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस देश में विधानसभाओं और संसदों का काम ही यही है, संसद का, कि वो जनहित के कल्याणकारी, जन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो और उनको अमली जामा पहनाया जाए। ये एक नए तरह का प्रयोग चल रहा है। ये दूसरी बार है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरी रात चलेगी। इसके पहले दिल्ली में भी एक बार संसद पूरी रात चली थी, जब वो 1 नेशन 1 टैक्स वाला एक वो आया था अध्यादेश। तो भारत में ये जो उत्तर प्रदेश सरकार विजन 2047 लाई है, इसके पीछे मकसद ये है कि देश को आज़ाद हुए 1947 से और 2047 तक 100 साल हो जाएगा। तो 100 साल पर भारत और उत्तर प्रदेश कैसा होगा, किस तरह की उसकी तस्वीर बनाई जाए, उस पर हर विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग का एक रोड मैप, एक खाका, एक विजन, एक भविष्य की तस्वीर वो पेश करेंगे। उसके लिए ये आयोजन किया गया है। बीजेपी अभी इस विजन पर जब पहुंचेगी तब तक 22 साल बाकी है। 2025 चल रहा है और 2027 में का विजन है। सरकारें हर 5 साल पर चुनी जाती हैं। बीजेपी रहेगी या जाएगी ये फैसला जनता करेगी, लेकिन कार्य योजनाएं और भविष्य के लिए जैसे शहरों का प्लान होता है, उसी तरह सरकारों का भी प्लान होना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रजेश जी, जिन उम्मीदों के साथ लोग, जनता सरकारों को चुनती है, वो इसी काम के लिए है विधानसभाएं, कि वहाँ विधायक, जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर चर्चा करें और ऐसी योजना बनावें जो किसी सियासी दल या धर्म के आधार पर नहीं, सबको सामूहिक रूप से फायदा पहुंचाए।
ऐसी योजनाओं में अगर सबकी सहभागिता होगी तो स्वाभाविक उपयोगिता होगी उसकी। लेकिन ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ताधारी दल योजनाएं बनाने में विपक्ष का सहयोग अब आज के ज़माने में नहीं लेता है। वो सब बातें पुरानी हो गई आदर्शवाद की जी। लेकिन चूंकि 24 घंटे का सत्र चलाना अपने आप में एक संकल्प की तरह है और बिना सरकार की इच्छा शक्ति के ये संभव नहीं है। एक अच्छी चीज़ ये है कि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। ये लोकतंत्र में कहा जाता है कि विपक्ष का रहना जरूरी है और उसने ये बात दिखाई है। तो आज चाहे अखिलेश यादव की पार्टी है, चाहे मायावती की है या कांग्रेस की है, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी भी इतनी सराहना होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष अकेले बैठ के क्योंकि सत्ता पक्ष अकेले बैठ के विधानसभा में किसको सुनाएगा कहानी। सामने पूरी बेंच खाली रहे तो सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं। अब रात में मंत्रियों को नींद ना आ जाए, झपकी ना आवे, इसके लिए 3-3 घंटा मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, वहीं सोए न जाओ 12 से 3 से 6 और 6 से 9 इस तरह से सिस्टम। नहीं, मुझे हेमंत जी की भी चिंता है। पत्रकार लोग भी पूरी रात रहेंगे। कैफेटेरिया तो बंद हो ही गया, वहां पे कुछ खाने पीने का इंतजाम पत्रकारों के लिए भी हो, नहीं हो तो आप उपलब्ध कराएं वीरेंद्र जी। और रहेगी। और बाकी तो देखिए रात में सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि वो एजेंसियों के माध्यम से टीवी चैनलों को सारी चीजें उपलब्ध कराएगी। बात यह है कि कवरेज भी उसका पहलू है, लेकिन इस तरह का आयोजन बीजेपी दूसरी बार कर रही, पहले कोई सरकार नहीं करती थी। लेकिन इस आयोजन का रिजल्ट आवे, फायदा हो और ये चीजें दिखे, फिर ये कोई विधायक मंत्री न कहे अरे डीएम तो हमारा फोन नहीं उठाता है, प्रमुख सचिव तो हमारी सुनता ही नहीं है, फिर वही पुराना राग शुरू ना हो जाए। ये भी उस विजन में शामिल होना चाहिए। क्योंकि अब आज आपने क्या बताएं, आपने दुबे जी से इतना कठिन सवाल पूछ लिया। नहीं पूछा, सच में नहीं पूछा, और उनको फंसा दिया आपने। कसम से नहीं पूछा कि आज जो है वो कुछ जवाब दूसरा दे गए, वो जवाब दे नहीं पाए। वैसे हमारे यहाँ ब्रजेश जी कुछ लोग हम जानकार लोग बताते हैं, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को ना तो खुद प्यार करती हैं और ना वो ये चाहती है कि कोई दूसरा उनको प्यार करे। तो वैसे सहयोगी दलों की स्थिति है। अब सावधान रहिएगा वीरेंद्र जी, कुछ ये जो सदन चल तो रहा है लेकिन बीजेपी ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। उसने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है सबकी, लेकिन किसी सहयोगी दल को उसने ड्यूटी नहीं दी है। अच्छा, चाहे अनिल दुबे जी की पार्टी है, चाहे राजभर की पार्टी है। तो ये प्रेम मोहब्बत का जो तस्वीर है वो चाहे आप मथुरा में देख रहे हो और चाहे लखनऊ में, इसका पूरा ध्यान रखा जाता पता है। नहीं कब फूके ट्रांसफार्मर का ये बदला लेने ड्यूटी लगाने पे। और राजभर जी भी आप बता रहे थे विभाग वाला कुछ विषय है, कोई बटन दबा दे तो सावधानी भी तो जरूरी है। तो अपने लड़का के शादी में माटी तक पाटे है, रोड नहीं बना दी है बीजेपी, और खुर पर पावो लेके फरुआ और मट्टी और टोकरी लेके उन्होंने सब, उस समय भी जमाना देखा लोगों ने। देखिए सरकार अगर संवेदनशील है, जन कल्याणकारी नीति बनाना चाहती है, काम करती है ईमानदारी से, तो विपक्ष के भी नेताओं का सम्मान होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। वही लोग सफल माने गए हैं। वैसे कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। एक चुटकुला है कि सरकार की एक योजना थी कि कोई भी आदमी रात में भूखा न सोए, उसने ऐलान कर दिया। तो एक अफसर निकले रात में दौरे पर 12-1 बजे, तो उन्होंने, एक आदमी जग रहा था, उससे पूछा कि भाई काहे जग रहे हो, सो जाओ। तो उन्होंने कहा साहब कुछ खाए नहीं, बहुत भूख लगी है, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। तो वो अफसर पूरी रात उस आदमी के पास बैठे रहे और सवेरे उठ के गए तो उसने कहा साहब अरे आप चले गए हो तो कम से कम हम सोइन जाए। कहीं नहीं, सरकार का ऐलान था
कि कोई आदमी भूखा ना सोने पाओ, इसलिए हमने तुम्हें सोने नहीं दिया और उसका हमने पालन किया। अब हम जा रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ अफसर भी एक से एक निराले हैं, ऐसे अफसरों पर सरकार को बड़ा ध्यान देना होगा जी। फिलहाल हसीब सोच का एक बहुत अच्छा शेर है, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि कभी कभी तो वो ऐसी मिसाल देता है कि सुनने वालों को भी हैरत में डाल देता है, और बुला रहा है कई दिनों से बादशाह हमें, खुदा फकीरों को भी क्या कमाल देता है, और तेरे फरेब की मैं तुझको दाद देता हूँ, तू बात तो सुनता है मगर सुन के टाल देता है। जी हेमंत जी समझ गए हैं आप क्या कह रहे हैं। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है और दिए गए समय पर मैं सबसे निवेदन करूंगा अपना अपना पक्ष रखें। आज विकास की बात है और विकास पर ही बात होनी चाहिए। मैं डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, आपकी पार्टी ने घर बैठे इस तरह का विजन डॉक्यूमेंट बना लिया जो आप 2047 तक विकसित करना चाहते हैं, या फिर इसमें लोगों से फीडबैक लिया, विपक्षी दलों की भी ओपिनियन सम्मिलित की, समाज के अन्य वर्ग की भी सम्मिलित की, या खुद ही घर बैठे बना लिया? नहीं ब्रजेश जी, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के घर में नहीं बनता है, और इसी नाते आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा 24 घंटे के लिए चल रही है और आपने इतनी अच्छी चर्चा की, इसमें आपका भी योगदान है इस विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाने में। इस नाते आपको भी बहुत धन्यवाद और बधाई कि उस विजन डॉक्यूमेंट में गिलहरी की तरह एक योगदान आपका भी है। देखिए 2022 में जो बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर मिली थी, वो हमारे विजन को मिली थी, जो 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो उत्तर प्रदेश का विजन दिया था उस पर 2017 में मोहर लगाया जनता ने, और 2022 में हमने उसको पूरा किया तो उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः मोहर। अब समाजवादी पार्टी की परेशानी क्या है? देखिए इनकी भाषा बिगड़ जाती है। कारण क्या है? जब हम मोदी ओपी की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की चर्चा करते थे, बढ़ाते थे। हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये विद्यालय बंद करने की बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, मैं दूंगा समय, आप बोलें। विद्यालय बंद, अपनी बारी में सब बात रख लेना। मैं वायदा करता हूँ आपको समय दूंगा, वायदा करता हूँ आपसे, वायदा करता हूँ समय दूंगा। विद्यालय आप संयम रखें। अगर किसी ने खोलने का काम किया तो आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं उनकी बात सुनी फिर आपकी बात सुनता हूँ। वायदा आपसे, एक भी विद्यालय नहीं खुल रहा, एक भी विद्यालय नहीं बंद हो रहा। ये झूठ बोलते हैं, यही झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पर जनता विश्वास नहीं करती है। इनकी सरकार में बिजली नहीं आता था, इनकी सरकार में 3 जिले को बिजली मिलती थी, मैनपुरी, इटावा और रामपुर को, बाकी उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं मिलती थी। ये उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे थे। आज ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छा बयान दिए। ब्रजेश जी उन्होंने कहा कि यही सदन है, जब सदन चलता था तो गुंडे राइफल बंदूक लेके घूमते थे। यही समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए मुलायम सिंह ने लोक दल के तोड़ के विधानसभा के बाहर समय का अभाव है, लोक दल के विधायकों का अपहरण करके अपनी पार्टी को बनाया था। थैंक यू सर। आज कृषि के क्षेत्र में शुगर मिल किसने बेचा? समाजवादी पार्टी ने बेचा। 1,60,000 करोड़ आप ही को समय देने जा रहा हूं, मिलों को दिया। आज किसान को खाद मिल रहा है, 1 सेकंड रुकिए। आज किसान की व्यवस्था हो रही है, खरीद रहे हैं, तुरंत समय दे रहा हूं, आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद समीर सिंह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे से जोड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आप इन दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। दोनों लोग देखो शांत हो जाइए, नहीं मैं सबकी आवाज बंद करूंगा कृपया। समीर सिंह जी धन्यवाद सर, आप बोल चुके सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय कम है, आज शांत हो जाएं सर। ओके, अब आप बताइए आपके पास क्या विजन है? मैं सबको समान समय दे रहा हूं और ये वायदा करते हैं कि हम लोग विकास पर बात करेंगे। आपके पास समय है, आप दिए गए समय का उपयोग करें। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हमारा जो पहले की जो आपका विजन था वही हमारा आज का भी है। समावेशी विकास कैसे है?
इसी शहर में, जिस शहर में आप बैठे हैं, इस शहर में मेट्रो किसने चलाई, स्टेडियम किसने बनाया, कैंसर हॉस्पिटल किसने बनाया? आप इसी शहर से 2 किलोमीटर जाइए केजीएमसी में, हमारे बनाए गए कई ब्लॉक समाजवादियों के बनाए गए, और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, उनका स्वास्थ्य मिनिस्टर, आज तक डॉक्टर वहां नियुक्त नहीं कर पाए। पहले राउंड में सब क्यों नहीं बोले आप? यार ये इसी विजन को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए तो, अब उत्तर प्रदेश में विजन ये है 10 साल से डॉक्टर तो 10 साल में समीर सिंह जी बीच में हो नहीं, बच्चे मर रहे थे पूर्वांचल में, बच्चे मर रहे थे इंसेफ्लाइटिस से। धन्यवाद सर, समीर सिंह जी सर, हजारों बच्चों की मौत है गोरखपुर में, धन्यवाद सर। कोई ऐसा हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से एक करके मात्र 13 मेडिकल कॉलेज, मात्र 13 मेडिकल कॉलेज आपकी सरकार में, मात्र 13 मेडिकल कॉलेज आपकी सरकार में। बच्चों का मौत का जिम्मेदार कौन है बता दो ना, मनोज काका आप क्या किए थे? हमें नहीं पता, रायबरेली का आपको चला नहीं पाए, गोरखपुर को जमीन दे नहीं पाए, गुंडों के भरोसे सरकार चला रहे थे। सबसे बड़ा सरदार योगी आदित्यनाथ जी है। सर थैंक यू सर, गुंडों के थोड़ा सा संयम बरतें, अनिल दुबे जी को लाया जाए स्क्रीन पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, किसी बहुत बहुत शुक्रिया, तो बताइए विकसित उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय लोकदल क्या संकल्प लेती है? अनिल दुबे जी बोलिए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल कोई अलग थोड़ा है, एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ राष्ट्रीय लोकदल है। जो सरकार का डॉक्यूमेंट है उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल है। जो भी वो विजन लेकर के आए, हमारा उसको पूरी तरीके से समर्थन है। वो उत्तर प्रदेश को 2047 तक पूर्ण तरीके से विकसित करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं और यही बात वो कर रहे हैं। आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका थॉट तो कुछ तो होगा। इंडिपेंडेंट कितनी बार पूछो, मतलब कुछ तो विचार रखो कि अब आप कह रहे हो जो वो करेंगे वो मान लेंगे। नहीं, क्यों? आप इंडिपेंडेंट नहीं, सरकार में सामूहिक कैबिनेट में आपका भी तो कोई विजन होना चाहिए। हाँ, हमारा विजन है, आप वही मैं आपको कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार में राष्ट्रीय लोकदल शामिल है, हमारे वहाँ उस सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं हमारे, वो वहाँ पर सुझाव दे रहे हैं, उसके बाद ही ये विजन में वो भी शामिल हैं। जो विजन तैयार किया गया उसमें राष्ट्रीय लोकदल शामिल है। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी बनाया। नहीं, लक्ष्मी नारायण चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि उनका निजी विचार है। अब ये उनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, समीर सिंह जी बैठे उनसे पूछिए। सुनिए तो, आज सदन में उनको बोलने का भी पूरा समय मिला है? नहीं, उनको मिला या नहीं मिला, हम क्या उनका बोलने पर प्रतिबंध थोड़े लगा रहे हैं। लेकिन वो अगर ये बोलते कि गन्ना किसानों के बारे में बोल रहे हैं, भुगतान के बारे में बोल रहे हैं, वो जो योगी जी का विजन है उस पर बोल रहे हैं, वो तो जहां से वो पले बढ़े वहां पे बोलने की बात, और उसी ट्रांसफार्मर को फूका हुआ कह दिया। जहां से उनको बिजली मिली वही के बारे में वो कमेंट कर रहे हैं। उनका बताइए 2047 के लिए जो विजन रखा गया है, जी का विजन यही है कि आपके क्या इस विजन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए? पांडे जी नहीं, बिल्कुल, देखिए विजन के साथ ही चलना चाहिए। ब्रजेश जी, जब कांग्रेस पार्टी 89 में उत्तर प्रदेश से गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश धर्म और नफरत की राजनीति की तरफ ले जाकर उत्तर प्रदेश के विकास को रोक देने का काम भाजपा ने किया। हाँ, 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो निश्चित रूप से अपने शुरुआती अंतर्द्वंद्वों से उबरने के बाद अखिलेश यादव जी ने जो काम किया वो एक विजन के रूप में किया। जैसा मनोज काका जी कह रहे थे कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा डेवलपमेंट उस समय अखिलेश यादव जी के सरकार में हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है ब्रजेश जी? आज तो ये इवेंट मैनेजमेंट है, और माफ करिएगा, ये जो क्रीम और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, आज बस वही इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। बाकी ये मेरे सूट पे कमेंट तो नहीं कर रहे? नहीं, मैंने आप पहना हुआ है, अपने पर मत लीजिए। क्यों न लूं यार? नहीं, ब्लैक में पहना हूं, आप कमेंट कर रहे हो। देखिए, असफलताएं जो हैं, देखिए 2022 तक पहनने में भी कांग्रेस को आपत्ति है। ब्रजेश जी, आप उस टाइप के नहीं है। मैं नहीं, आपने क्रीम सूट क्यों बोला, ब्लैक शर्ट मैं आज पहना हूं? देखिए, आपने कमेंट किया मेरे ऊपर। सूट बूट वाली देखिए सरकार है, सब चकाचौंध, लेकिन बलरामपुर की एक मूक बधिर बच्ची भागती रही डीएम और एसपी के बंगले के पास, और उसके बावजूद उसको नहीं बचा पाई ये योगी जी की सरकार। उस मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। क्या ये है विजन? ये है चमकता हुआ उत्तर प्रदेश? शर्म नहीं आती है ऐसी कानून व्यवस्था के नाम पर? इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ये अलग है, मेरे जमीनी हकीकत वो अलग है। ब्रजेश, थैंक यू। ऑल राइट, मैं एसबीएसपी के पीयूष मिश्रा मौजूद हैं। पीयूष जी, क्या जो हाथी के पांव में सबका पांव वाली बात मान ली जाए
कि बीजेपी जो ऐसा चाहती उत्तर प्रदेश, आप भी वैसा चाहते हो? ब्रजेश भैया, समीर सिंह जी कोशिश करेंगे सर, रुक जाए थोड़ा, अभी हेमंत जी बाकी है। हाँ। ब्रजेश भैया, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी प्रदेश का विकास, फिर से मैं कह रहा हूं, किसी भी प्रदेश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि उनके उस प्रदेश के गांव का विकास न हो। पंचायती विभाग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अंतर्गत आता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के साथ गांव के विकास को लेकर काफी लगे रहते हैं, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी हो, चाहे जल निकासी की सुविधा हो, चाहे पानी की पेयजल की सुविधा हो, नाली खरंजा, ये कितनी जगह लाइब्रेरी खुली और आपने कितनी जगह उद्घाटन किया? 70। नहीं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा डिबेट के बाद में। एक बता दो, चलो चले चलते हैं, कल चलते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव है, कहाँ डिजिटल लाइब्रेरी खोली? 70,000 से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा। अरे कहाँ खोली मिश्रा जी? तभी ना 2000 बताओ, चले फीता काटने। तभी ना 2047 तक हम विकसित 47 तक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। नहीं, तभी तो हम ये बात कह रहे हैं, इसकी रूपरेखा बन रही होगी, आपको कानून में पढ़ा होगा, आपके ये संज्ञान में होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश, थोड़ा सेकंड राउंड में सर वक्त का अभाव है, कृपया सहयोग करें। मैं हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, मैं एक ये कहना चाहता हूं कि जो भी विजन डॉक्यूमेंट सरकार और प्रतिपक्ष प्रस्तुत करे, क्यों ना उसकी एक समरी जनता को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोग पढ़ें, जानें और दोनों तरफ के विचार देखें, सत्ता पक्ष का भी और प्रतिपक्ष के भी डॉक्यूमेंट्स को भी। ऐसी कोई ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं? सरकार कुछ कर सकती है, असेंबली कुछ कर सकती है, समरी मिले सबको? असेंबली तो नहीं कर सकती, असेंबली निर्देशित कर सकती है, सरकार इसको जनता तक उपलब्ध कराए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आज जो हमारी आपकी डिबेट यहाँ हो रही है, इसमें अभी जो कहा सुनी हुई सेकंड राउंड में, इससे बेहतर माहौल आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था। मुझे इससे बेहतर माहौल आज वहाँ था। तीसरी बात, इस तरह के आयोजन जरूर होने चाहिए, लेकिन दो बात है कि जो वस्तुस्थित है, जो जमीन पे है, इस पर एक वाइट पेपर होना चाहिए। जो आज की दशा है, जो 20 साल बाद आप करना चाहते हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो, ये भी आना चाहिए। और आपने खुद अपने इंट्रो में कह दिया था कि विकसित भारत को लेकर के भारत की लोकसभा में, भारत की संसद में जो हुआ, ये उसी का एक लघु स्वरूप है। और इस तरह के आयोजन, इस तरह की डिबेट्स जरूर होना चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा, इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। बहुत धन्यवाद सर। अब आप बहुत ज्यादा बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा, मैं वरना अब आप सबको समय देता कि और भी विचार प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। बहन भाइयों, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको एक हैरान कर देने वाली स्टोरी के साथ जीनत सिद्दीकी आपके सामने आएंगी कि उत्तर प्रदेश के एक IAS अधिकारी ने स्टेट GST डिपार्टमेंट में सेक्सुअल हरेसमेंट की ऐसी भयानक साजिश रची और अपने ही महिला सहकर्मियों के साथ इतना भयानक यौन शोषण किया उसका कि आज पूरे प्रदेश भर में इस IAS अफसर के कारनामे की गूंज है। आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे। लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इस IAS अधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है वो? एक छोटे से ब्रेक के बाद।